नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। और आज हम बात करेंगे उस एक मुद्दे की जिसे लेकर पूरे यूपी, बिहार, हरियाणा यानी उत्तर भारत के 7 से अधिक राज्यों और अब मध्य प्रदेश तक में हंगामा मचा है। शहर शहर उग्र प्रदर्शन जारी हैं। बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की और उस पर मचे कोहराम की। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना लॉन्च की। बड़े प्रभावी तरीके से युवाओं को यह प्रभावित करेगी ऐसा सोचा, लेकिन युवाओं उनका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है। सेना में भर्ती के लिए काफी मेहनत करने वाले युवा सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें 4 साल की नौकरी मंजूर नहीं है। अग्निपथ पर एक्सपर्ट की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। सियासतदान अपनी तरफ से, अपने हिसाब से अपने पक्ष के बयान दे रहे हैं। विरोध की आग में झुलसते अग्निपथ में कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए आज इस मंच पर दोनों पक्षों के, पक्ष के विपक्ष के 2 बड़े नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और अजीत भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन अग्निपथ पर जो सारे देश में और मध्य प्रदेश में सवाल और बवाल की स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट देखें। अग्निपथ 4 साल की सेवा पर सवाल। अग्निवीरों का शहर शहर बवाल। अग्निपथ और अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ की आग में पूरा देश इस वक्त धधकता दिख रहा है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने सुसाइड कर लिया। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चला है। शहरों में तोड़फोड़, आगजनी हो रही है। अग्निपथ की आग कई राज्यों को झुलसाने के बाद मध्य प्रदेश भी पहुंची। गुरुवार को ग्वालियर में सैकड़ों छात्रों ने भर्ती की पुरानी प्रक्रिया की मांग करते हुए जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अगले दिन इंदौर के नेशनल हाईवे 3 मुंबई आगरा रोड पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में छात्र हाईवे पर पहुंचे थे। हम ये चाहते हैं टीओडी को वापस लो। 25 मार्च 2020 में कोरोना लगा था, जब से लेके आज 2022 से 3 साल हो गए। हम ओवरएज हो चुके हैं। जितने भी छात्र हैं उनका पेपर कराया जाए और एयरफोर्स का रिजल्ट जारी किया जाए। विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाते हुए 23 साल कर दी है। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले 3 दिनों से जारी गतिरोध थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक घमासान मचा है। इन सब के बीच अग्निपथ के समर्थक इसे फायदे की बात बता रहे हैं तो विरोधी इस पर कई सवाल उठा रहे हैं। युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है। जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निपथ स्कीम के पक्ष और विपक्ष में खड़े लोगों की अपनी अपनी दलील और दावे हैं। कुल मिलाकर अग्निपथ की कड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अग्निवीरों की आपत्ति और उनके आक्रोश से भड़की चिंगारी को नजरअंदाज करना केंद्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़े, उनसे हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ देश भर में युवाओं में आक्रोश है तो दूसरी तरफ सेना के अधिकारी स्कीम को लेकर अब अपनी स्थिति भी रख रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। योजना भारतीय सेना लेकर आई है जिसमें हम ऐसे सशक्त युवाओं को की तरफ देख रहे हैं जो देश सेवा करके राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए हम 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवाओं को की तरफ देख रहे हैं जो कि फिजिकली फिट हों। उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर तौर पर उनको युद्ध और युद्ध कला के बारे में सिखाया जाएगा। सर, वैसे तो भारतीय सेना में जो आते हैं बिना किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से या लाभ के हिसाब से आते हैं, लेकिन फिर भी जो 4 साल बाद रिटायरमेंट होगा तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा?
तो ये बहुत ज़रूरी जानना ये है कि सबसे पहले जो 4 साल में उनको जो पे पैकेज दिया जा रहा है वो एक सैनिक के बराबर ही दिया जा रहा है। साथ ही उनको एक सेवा निधि पैकेज भी दिया जा रहा है जिसमें 30% अग्निवीर कंट्रीब्यूट करेगा और उसका बराबर का 30% हिस्सा भारतीय सरकार देगी और ये तकरीबन 12 लाख रुपए 4 साल के आखिर में जमा होते हैं जो भविष्य निधि के तौर पर एक अग्निवीर के पास होंगे और साथ ही ये 12 लाख रुपए इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, यानी कि इनके लिए आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तमाम फ़ायदे आपने बताए इस योजना के हम, आखिर उसके बाद क्यों देश के कुछ हिस्सों में युवा इस बात को समझ नहीं पाए और आक्रोशित हो रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वो चूंकि वही देशभक्ति का जज्बा रखते हैं तो वो अब इस स्कीम की, इस योजना की बेहतरीन को समझेंगे। और जैसा कि एक हमेशा होता है कि शुरू में कोई भी स्कीम जब आती है तो उसमें जो भी समस्याएं आती हैं, हमारे सेनाध्यक्ष ने ये कहा है कि वो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वो जितने भी सुझाव आएंगे उन पर अमल किया जाएगा ताकि बेहतरीन से बेहतरीन युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन सके। तो एक तरफ विरोध है और दूसरी तरफ अब जितने भी वरिष्ठ सैन्य अफसर हैं वो इस योजना को पहले अच्छी तरह समझने की एक नसीहत भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, सेना के लिए, देश हित में ये योजना है, आप इसको समझें। चलिए, हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता जुड़े हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, सीधा सा सवाल ये, सेना ने अब समझाना शुरू किया है, अधिकारियों ने समझाना शुरू किया है, जब इस योजना को लॉन्च किया था इस तरह का विरोध या इस तरह की परिस्थिति क्या विचार नहीं की गई? पहला सवाल। और अब जो इतना विरोध हो रहा है तब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आपको क्या कदम उठाने चाहिए, क्या वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो पुनीत जी, जनता अंता का विरोध नहीं है, तो इसको हम बहुत कैटेगोरिकली समझे क्योंकि हम भी विरोधों का पैटर्न शाहीन बाग से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से देख रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ट्रेनें जला देना, पत्थर मार देना, टायर जला देना, आप भी जो बाइट दिखा रहे हैं बच्चों की, सब हम भी देखते हैं, हम भी यूथ का सामना करते हैं, मुंह में तंबाकू भरे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है सब। तो ये कोचिंग क्लासेस का स्पॉन्सर्ड बहुत सारा वो होता है, 2-3 साल से ये बच्चे उनमें से बहुत सारे पढ़ भी रहे होंगे, ये बात भी सच है क्योंकि 2 साल से नियुक्तियां नहीं हुई है, तो कोचिंग क्लास वालों पर भी फीस दे चुके होते हैं तो एक दबाव होता है। और आपने देखा होगा बीच में कोचिंग क्लास स्पॉन्सर्ड भी कई आंदोलन हुए हैं जिसको एक्सपोज किया गया और फिर उन्हीं कोचिंग क्लास वालों की धरपकड़ हुई कि भाई तुमने ये आग लगाई है, तुम ही बंद करो, क्योंकि यूथ मिसगाइड भी होता है बहुत तेजी से। हमने मंडल कमीशन के दौरान भी इस चीज को होते हुए देखा पुनीत जी, और आज आपके सामने कैमरे पर मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, तब मैं फर्स्ट ईयर में होता था और मैं भी आपके जैसे एक छोटे से नगर इटारसी से निकला हुआ था। कोई भी समझा देता था कुछ तो साहब अपन ने दुनिया बहुत देखी नहीं थी तो ऐसा लगता था सब नुकसान हो रहा है, हमने भी बसे बहुत नुकसान पहुंचाया, सब किया, और आज दुख होता है उस बात को लेके। और आज हम अब जाकर उसको समझ पाए हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन या बाकी चीजों का जो ताना माना है वो देश में क्यों बुना जाता है। तो केवल वो इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसके सामाजिक रिपरकशंस भी है। हाँ, हम उसमें सुझाव देकर उसकी मांग कर सकते हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर कोई भी स्कीम इस प्रकार की बुरी नहीं होती है। जिन बच्चों के लिए इस बात को तय किया गया उनकी उम्र 17 से 22 है। 22 में तो साहब हम लोगों का एमबीबीएस भी नहीं होता है पूरा, तो 17 से 22 के दौरान हम एनसीसी भी आपने भी ज्वाइन करी होगी कुछ ना कुछ पुनीत भाई, जब आप कॉलेज में रहे होंगे, तो आप मान के चलिए कि ये आपकी पार्ट ऑफ द लाइफ ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके आधार पर पुलिसिंग सर्विसेज और बाकी सर्विसेज में प्रायोरिटीज मिलेंगी। अब कोई बोले नहीं साहब मैंने एनसीसी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर ली तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो आप वजीफा भी दो। तभी आपने सुना एनसीसी में वजीफा दिया जाता है, हमको एक कचौड़ी मिलती थी साहब, वो खाने जाते थे, हम केवल वो मिलता था रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते थे। और जब यूनिफॉर्म पहन के साथ मार्च करते थे या हमको कहीं पर उस समय आपको ध्यान हो कि डायरिया और इस प्रकार की दिक्कतें समाज जब फेस करता था या फ्लड करता था तो एनसीसी के बच्चों की भी ड्यूटी लगाई जाती थी, तो हम लोग उसमें भी जाते थे और एक जज्बा रहता था। तो मुझे लगता है 17 से 22 साल की उम्र वो उम्र होती है पुनीत भाई जब उस युवा की बुनियाद भी डल रही होती है। तो उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम बहुत अच्छी है और बताया ही जा रहा है भाई उसी में से 25% तो एब्जॉर्ब हो जाना है,
बाकी लोगों ने सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल बेनिफिट और एडेड बेनिफिट्स लेके समाज में जरा इस बात पर वापस आएंगे और उत्तर ले अपना लूं। काम करेंगे। आपकी बातों से मैंने 3 पॉइंट निकाले, तीनों के उत्तर में जरा ले लूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीत भदौरिया साहब ने एक सवाल जोड़ते हुए, पहली बात यह कि किस तरह का विरोध हो रहा है, इस पर टिप्पणी है बीजेपी की कि पैटर्न हम भी समझते हैं क्या और किस तरह का विरोध है। दूसरा वो कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, आपके पास मौके बढ़ जाएंगे ना कि मौके घटेंगे। तीसरी बात, क्या इस विरोध की नाव पर बाकी के लोग सवार होना चाहते हैं या इसमें अपनी कोई सियासी स्कोप ढूंढ रहे हैं? तीनों का उत्तर दीजिएगा। देखिए आदरणीय पुनीत जी, आज तो आपसे चर्चा में हितेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो उनकी मातृत्व संस्था है आरएसएस और जिस राजनीतिक दल में वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने का एजेंडा है, उस एजेंडे मंडल आयोग को, मंडल कमीशन का विरोध करके हितेश जी आज राजनीति में स्थापित हुए हैं। ये आज स्पष्ट हो गया आपसे चर्चा में, हितेश जी ने स्पष्ट पुनीत जी, तब मैं एनएसयूआई के साथ काम करता था, ये आपको बता देता हूं। अब आप चुनाव लड़ता था मैं फर्स्ट ईयर। अब आप मेरी बात आपने दल पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर। अब आप आइए कि 2014 में पूछिएगा, मैं उनका साथी होता था, पंकज संघवी जी और प्रमोद टंडन जी। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। आपको जानकारी के लिए, आपके साथी था मैं। अब आइए पुनीत जी, 2000 देखिए, मैं हितेश जी के बारे में डिबेट नहीं है, जिस मुद्दे पर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सुन रहे हैं लोग। जी अजीत जी। हाँ, मैं आ रहा हूं। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, जो भी स्कीम आदरणीय पुनीत जी लागू हुई इस देश में, जिसके लिए भी लागू हुई, उस वर्ग ने उसका विरोध किया। चाहे आप जीएसटी को देख लें, व्यापारियों ने नकारा, नोटबंदी देख लें, अर्थशास्त्रियों ने नकारा, कृषि कानूनों को देख लें, किसानों ने विरोध किया। अब अग्निपथ आ गया जिसको युवा नकार रहे हैं, युवा उसका विरोध कर रहे हैं। तो देश की जनता क्या चाहती है, देश का वर्ग क्या चाहता है, ये मोदी जी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोदी जी को ये छोड़ना पड़ेगा कि अपने व्यापारिक मित्र क्या कह रहे हैं, सिर्फ उस बात को सोचना और समझना और सुनना मोदी जी को बंद करना पड़ेगा। आदरणीय पुनीत जी, आज ये ट्रेंड इस देश में चल चुका है कि कोई भी वर्ग विरोध करे, अगर हमें कोई फायदा दिया जा रहा है तो हमें पता है कि वो फायदे का काम है कि नुकसान का काम। अगर हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें ही आप आतंकवादी, खालिस्तानी सब बना दीजिए। अब आप देखिए कि ये जो मोदी जी देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनने के अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप इंतजार करिए ना कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है इनकी, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती निकाली आर्मी की, ना 4 साल के बाद स्थिर, अब आप सुन लीजिए ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य है इनका, ना सरकार और सेना के प्रति इनका, ना सरकार का ना सेना के प्रति सम्मान है। ये अग्निपथ नहीं है पुनीत जी, ये देश के युवाओं के लिए अग्निकुंड है। आप मुझे बता दीजिए आदरणीय पुनीत जी, आपके माध्यम से पूछूंगा कि 25% लोगों को ये आगे कंटिन्यू करेंगे सेना में, क्या गारंटी है कि बाकी बचे हुए पदों को ये धीरे धीरे सेना से खत्म नहीं कर देंगे? ये कौन सी जो अभी लगातार ये पदों को समाप्त करते चले आ रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछूंगा, एक सवाल अजीत जी के लिए है और जो हितेश जी से सवाल पूछा जा रहा वो भी पूछ लूंगा अजीत जी, लेकिन ब्रेक के बाद, एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ। इसके बाद आप उत्तर दीजिएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने, आप भी सबसे पुराना जिम्मेदार दल हैं, क्या इसके मेरिट डिमेरिट, लाभ हानि का अच्छे से आकलन किया है, या जैसे आप जन भावना की बात करें उस आधार पर जन विरोध को देखते हुए या जो भी विरोध है उसको देखते हुए आप इसका पक्ष रख रहे हैं? इस बात का उत्तर दीजिएगा। तो बात अग्निपथ पर हो रही है, दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता सक्षम हैं और दोनों से गुजारिश है वक्त कम है, तरकी रखिएगा। सीधा सवाल अजीत भदौरिया साहब, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को अच्छे से समझकर इसके मेरिट डिमेरिट का आकलन किया, इस आधार पर विरोध का आप समर्थन कर रहे हैं, या केवल युवा सड़कों पर है इस वजह से उनकी बात रख रहे हैं? देखिए, युवा सड़कों पर है, युवाओं के साथ खड़ा होना या किसान के साथ खड़ा होना विपक्ष की जिम्मेदारी है, परंतु इस योजना को आप देखेंगे इसकी मेरिट तो कहीं कुछ है ही नहीं है, सारे डीमेरिट हैं। आप देखिए 4 साल के लिए आप सेना के प्रति क्या जिम्मेदारी रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा? किसी युवा को मालूम है कि हमें
4 साल बाद इससे सेवानिवृत्त रहना है, 4 साल बाद 12 लाख रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी? उसको क्या गारंटी है कि अर्धशासकीय अर्धसैनिक बलों में उसको जॉब मिलेगा? 25% आप जो पद के लिए कंटिन्यू करेंगे, आगे आने वाले समय में सेनाओं में पदों में कटौती करते चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं करेंगे आप पदों में? डॉक्टर वाजपेयी आप इस बात के उत्तर दें, सिर्फ जुमलेबाजी पदों में कटौती करने की योजना पर भी उत्तर दें, 4 साल बाद बाकी 75% का क्या होगा जो सबका सवाल है उसका भी उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, मैं तो 90 दिन बचे हैं, आपके माध्यम से जो युवा तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उनको कहना चाहूंगा जमकर तैयारी करो और इसमें भाग लें। बीएसएफ, सीआईएसएफ सबके लिए बयान आ गए, सब में इस स्कीम को प्राथमिकता दी जाएगी। और तो और मैं बता दूं कि आगे चलकर आपके आईबीसी जैसे संस्थान या आपसे जुड़े हुए बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो प्राथमिकता देते हैं ऐसे ट्रेंड बच्चों को अपने यहाँ लेने के लिए, क्योंकि साहब ये भारत की सबसे बेहतर ट्रेनिंग है। तो आप इसको ट्रेनिंग के बतौर लीजिए, जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, तो आप जब भी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो उसके 10 नंबर मिलते हैं आपको, यहाँ पैसे भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे, और 21-22 साल की उम्र में जब आप पीएससी एजेंडा है तो आपको कोई भी डिग्री कर लीजिए, प्रोफेशनल डिग्री कर लीजिए। मोदी जी सलाह देते हैं कि पकौड़ा तल लीजिए, उनको और आज इसके माध्यम से कह रहे हैं कि गार्ड की नौकरी कर लीजिए। अरे सम्मानजनक आपको जॉब सेना में भर्ती होने का युवा का जज्बा है, सेना में अपने देश के लिए काम करने का जज्बा है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कह रही है कि 4 साल की नौकरी करके आप गार्ड की नौकरी करिए प्राइवेट संस्थानों के लिए। बच्चों में इस उम्र में डॉक्टर वाजपेयी जो वो सवाल पूछ रहे हैं, आगे चलने 4 वाले साल समय के लिए में क्या देश सेवा का जुनून, जज्बा जो पूरे उम्र के सैनिक का होता है वो आ पाएगा? और इसके बाद में उस युवा का आगे भविष्य सिक्योर होगा क्या? इस बात की गारंटी? ये एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, ये थानेदार बनेंगे कि आप तो डंडा लीजिए, बंदूक लीजिए, किसी प्राइवेट संस्थान के सामने गार्ड बन के खड़े हो जाइए। अरे हमारा जज्बा है कि हमें देश सेवा करना है, बॉर्डर पे रक्षा करना है, हाँ, ये जरूर है बहाना है अपना देश की रक्षा के लिए। और ये कह रहे हैं कि आप गार्ड बन जाइए साहब 4 साल की, जो एक बार देश को यूनिफॉर्म को कहाँ समझ का लेता है 4 साल की नौकरी करने के लिए? अरे भाई जैसा को क्यों नहीं ये ट्रेनिंग करा देते? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को क्यों नहीं ये ट्रेनिंग करा दी जाती? तब तो आप जैसा को लेके बीसीसीआई को सेक्रेटरी बना देते हैं, आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का उसको मालिक बना के बिठा देते हैं, बाकी लोगों को गुमराह करके। अब आप जिन लोगों ने आंदोलन किया अपने कैरियर के लिए, फाइनल सवाल आप केस लगा देना, वो बेचारे कोर्टों के चक्कर लगाते रहे। स्वरूप को लेकर आपने शुरू में एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी और देश में भी सरकार है, जितने युवा सड़कों पर हैं उनको डील आप कैसे करेंगे? क्योंकि यह भी बड़ा सवाल है, जो नुकसान हो रहा है वो देश की जनता का है। नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप मान के चलिए, देखिए ये जो है ये अपर एज के ग्रुप हैं, आप देख भी रहे हैं, और जो 17 साल के एंट्रेंट बच्चे हैं उन लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस स्कीम। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस का, तो हेरा फेरी के आरोप में पेशी हो रही है और सड़क पे कांग्रेस से भी सवाल, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इन युवाओं को लेकर, इस स्कीम पर जो वो सड़कों पर लगाएंगे? आप क्या बोलोगे उन युवाओं को? देखिए कांग्रेस आदरणीय पुनीत जी हर उस वर्ग के साथ खड़ी है जो वर्ग को नरेंद्र मोदी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार खत्म होने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप बताइए, जो युवा 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उनका तो आपने कैरियर खत्म कर दिया और अब उनके ऊपर लांछन लगा दिया है। उन लोगों पे केस रजिस्टर्ड होंगे, वो बेचारे कोर्ट की। चलिए साहब, जवान सड़कों पर है, ये अटल सत्य दिख रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जवान क्या और कैसे या किसी के द्वारा विरोध को की मुठ्ठियां ताने सड़कों पर आए, और अगर आए तो फिर इनकी क्या व्यवस्था होती है? दूसरा, इस स्कीम को लेकर जिनके लिए लाई गई है उस बड़े वर्ग का ओपिनियन भी कुछ दिनों में पूरी तरह क्लियरली सामने आएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।